अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है कन्वेंस अलाउंस। टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर एक कंपनी है उसने अपने एम्प्लाई को गाड़ी दी हुई है तो उस की जो फैसिलिटी है उसको हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेके चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो हेड्स ऑफ इनकम में से हम इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड डिस्कस कर रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंदर जो है हमने डिटेल के साथ टर्मिनेशन बेनिफिट्स को देखा था जिसमें गोल्डन हैंडशेक की ट्रीटमेंट थी। उसके बाद हमने लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर से देखा था कि अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है और उसके सिनेरियोज को हमने देखा था। आज हम जो देखेंगे वो है कि अगर कन्वेंस फैसिलिटी जो है एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दी हुई है तो उसको आप कैसे लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है हम आपको पता है नॉर्मली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फिर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स जो हैं जैसे कि नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं ताकि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, ताकि आपको उसकी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है उसकी एप्लीकेशन कर सकें और आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर कर सकें। उसके बाद जैसे कि नॉर्मली हमारा हर एक वीडियो के अंदर एक्सेल कैलकुलेटर होता है। ये कैलकुलेटर बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो टैक्सेशन को अगर डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहते या नहीं जानते तो इसको क्विकली यूज़ करते हुए टैक्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चले हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट के अंदर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे बेसिकली जो है वो दो सिनेरियोज होंगे। जो भी एम्प्लॉयर होगा उसने जो भी आपको गाड़ी दी होगी उस वो या तो कंपनी पर्पस के लिए यूज हो रही होगी या जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज होती है, या वो कंपनी और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज हो रही होगी। तो आपने याद रखना है कि अगर एक एम्प्लॉयर है उसने आपको गाड़ी जो है वो सिर्फ कंपनी पर्पस के लिए दी है तो इसका मतलब उसने कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं दिया, उसका टैक्स के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो दो सिनेरियोज क्रिएट किए हैं, एक में ये है कि सिर्फ वो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी दी हुई है, वो घर के लिए यूज करता है, ऑफिस के लिए यूज नहीं करता। और दूसरा ये है कि वो गाड़ी जो है उसमें वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करता है और ऑफिस के काम वगैरह भी यूज करता है, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये दो मेन कैटेगरी हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो है वो आपने ये देखनी है कि अगर वो गाड़ी जो है पर्सनल पर्पस के लिए कंपनी ने दी हुई है तो क्या जो गाड़ी उसको कंपनी ने दी है वो कंपनी के नाम पे है या कंपनी ने आगे बैंक वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लीज पे करवा के दी हुई है। अच्छा, अगर तो वो कंपनी के नाम पे गाड़ी है फिर आपने क्या करना है, वो भी कॉस्ट होगी। कॉस्ट को मैं बार बार यहाँ पे कॉस्ट फोकस कर रहा हूँ। 10% जो भी होगी कॉस्ट की वैल्यू का वो आपने लेना है सिंपल, और लेके जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में, साल की सैलरी में ऐड कर देना है। अच्छा, अगर वो गाड़ी जो है कंपनी के नाम पे नहीं है बल्कि वो गाड़ी कंपनी ने लीजिंग पे ली हुई है, उस केस में हमारे पास कॉस्ट नहीं होगी। तो उस केस में हम उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लीज, वो आपने उसका 10% लेना है और उसकी सैलरी के अंदर जो है वो ऐड करके सिंपल ऐड कर देना है और उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, ये उस केस के अंदर है जहां पर ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने एम्प्लॉय को बीइंग अ मैनेजर या कोई बड़ी पोस्ट की वजह से एज ए पर्क्स एंड बेनिफिट के तौर पे दी हुई है और पर्सनल यूज के लिए उसको गाड़ी इस्तेमाल करना है। अगर गाड़ी जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती है और ऑफिस के जो काम वगैरह होते हैं उसके लिए भी यूज होती है, तो उस केस में जो बाकी चीजें हैं ये सारी सेम रहेंगी। सिर्फ यहाँ पे आके जो है वो रेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। 10 5% होगा और बाकी जो सारा क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे ये ऑन केस के अंदर और लीज केस के अंदर देखा तो वो सेम यहाँ पे रहेगा, सिर्फ रेट की जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। 10% की बजाय जो है वो 5% रेट जो है वो यूज होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको बड़ा जहन में रखना है। नॉर्मली अगर गाड़ी जो है वो पर्सनल पर्पस की बजाय सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है तो उस गाड़ी की का कोई बेनिफिट भी आपने उस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं करना। नंबर जो 2 पॉइंट्स है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो उसी वक्त रेलेवेंट होगी अगर कंपनी के नाम पे गाड़ी होगी। ऑनरशिप अगर कंपनी के नाम पे है तो उस वक्त आपने ऑन केस के अंदर आपने कॉस्ट को लेके जो है वो चलना है, फिर मार्केट वैल्यू जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगी।
नंबर 3 ये है कि जो भी वैल्यू ऑफ कन्वेंस है वो शुड बी प्रोपोर्शनेट बेस पे होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने गाड़ी का जो ये बेनिफिट है उसको दिसंबर के अंदर दिया है, तो इसका मतलब मिड टैक्स ईयर के अंदर दिया है, तो 6 माह का जो बेनिफिट है, जब आप 10% लेंगे तो वो 6 माह का बेनिफिट उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद एक बहुत ज्यादा कॉमन एक कंपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं पिक एंड ड्रॉप वाली, वो जो है वो कंपनी की वो एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं ऐड होगा, लाइक ग्रुप इंश्योरेंस, क्योंकि ये एक कंबाइन फैसिलिटी होती है, इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी की टैक्स कैलकुलेशंस करते हुए इग्नोर करते हैं। और उसके बाद अगर एक कंपनी है उसने गाड़ी रेंट पे ली और रेंट पे लेके वो गाड़ी अपने एम्प्लॉय को एज ए कन्वेंस फैसिलिटी के तौर पे प्रोवाइड कर दी और वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करता है, उस केस के अंदर वो भी रेंट पेमेंट हो कर रही होगी कंपनी किसको, जिसको जिससे उसने रेंट पे ली है, तो सारा बेनिफिट जो है वो सारा का सारा बेनिफिट एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। और उसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी क्रिएट करके दी हुई है। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली है, उसने यूनिलीवर से गाड़ी ली है पर्सनल यूज के लिए, उसको मिली हुई है, कंपनी ने पे की हुई है, गाड़ी दी हुई है, और कम यूनिलीवर जो है वो 40,000 रुपये, एक एवीआर रेंटल कंपनी है जिससे यूनिलीवर ने गाड़ी रेंट पे ली थी, उससे उसे पे कर रही है, तो ये 40,000 जो होगा ये मिस्टर ए की सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर रॉबर्ट है, वो नेस्ले के अंदर एज ए फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, और अज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स ईयर 2023 है और ये गाड़ी की जो फैसिलिटी है 1 जुलाई 2022 के अंदर उसको मिली है। ये उसके सारे सैलरी स्ट्रक्चर है कि बेसिक सैलरी इतनी है साल की, अदर अलाउंसेस इतने हैं। ये जो गाड़ी उसको कंपनी ने दी है होंडा 1300 सीसी जो है, ये कंपनी के नाम गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें एग्जांपल में, तो मैंने यहाँ पे ऑन्ड केस लिखा हुआ है कि कंपनी के नाम पे गाड़ी है। उस वक्त उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो ये वाली है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ये वाली है जब कंपनी ने उसको गाड़ी दी है। यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियोज क्रिएट किए हैं कि अगर वो पार्शली पर्सनल यूज हो रही है तो उस वक्त हम कैसे लेके चलेंगे, ये जो बेनिफिट है वो उसको कैसे लेके चलेंगे। अगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो फिर कैसे लेके चलेंगे, और अगर पर्सनल यूज के लिए हो रही है तो फिर उसको कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तो पार्शली पर्सनल है, इसका मतलब वो कंपनी और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और कंपनी जो है वो गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम पे है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5% होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। किसका ऐड होगा, कॉस्ट का ऐड होगा, फेयर मार्केट वैल्यू का नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी के नाम पे गाड़ी है। यहाँ पे अगर देखें कि ये ऑफिस पर्पज के लिए ही यूज कर रहा है तो इसका कोई बेनिफिट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10% जो है कॉस्ट का वो इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो मैंने की हुई है। ये उसकी सैलरी है एनुअल, जो कि तीनों केसेस के अंदर सेम रहेगी, और लॉन्चेस वगैरह जो कन्वेंस अलाउंस है यहाँ पे आप देखें तो इस केस में चूंकि पार्शली पर्सनल और पार्शली बिजनेस पर्पज के लिए ये है और कंपनी के नाम पे गाड़ी है, तो वो 5% जो है वो कॉस्ट का ऐड हो जाएगा उसकी सैलरी के अंदर, और ये टोटल टैक्सेबल सैलरी उसकी बन जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट के अंदर भी देखें तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि जो गाड़ी गाड़ी अगर जो है वो बहुत पर्सनल और ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रही है और ऑन केसेस हैं, तो 5% ऑफ द कॉस्ट वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगी एज ए बेनिफिट के तौर पे। तो यही हम यहाँ पे टैक्स अप्लाई वो चीज कर रहे हैं। अगर ऑफिस यूज के लिए होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई बेनिफिट नहीं है और सैलरी के अंदर कोई बेनिफिट ऐड नहीं हो रहा। और अगर पर्सनल पर्पज के लिए देखें और कंपनी के नाम पे गाड़ी है तो ये यहाँ पे 10% रेट जो है वो यूज हो रहा है, और ये अगर आप देखें तो ये सारा का सारा बेनिफिट उसकी सैलरी में ऐड होके ये टोटल टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर ये बन गई है। याद रखना है कि कंपनी के नाम पे गाड़ी है तो हम सिर्फ कॉस्ट को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लीजिंग वाली यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, बाकी सारा कुछ सेम है। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि जो कंपनी ने गाड़ी ली हुई है ये 1300 होंडा सीसी, ये उसने लीज पे ली हुई है। किस डेट को ली है, 1 जुलाई 2022 को ली है लेट्स सपोज। तो अब इस केस के अंदर उसकी कॉस्ट इरेलीवेंट होगी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लेके चल रहे हैं और उसकी कैलकुलेशन फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से हो रही है। जबकि अगर आप ऊपर वाले जो सिनेरियोस हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है उसकी हम कॉस्ट को जो है वो लेके चल रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो कंपनी के नाम।
तो ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है जब आपने उसकी टैक्स की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करनी है। और इसी तरह ये सारा बेनिफिट उसकी ऐड हो जाएगा। ये रेट्स जो है सेम उसी तरह है। Just यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू आएगी क्योंकि कंपनी के नाम पे गाड़ी नहीं है, लीजिंग पे कंपनी ने ली हुई है। अच्छा, अब हम टैक्स कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं। टैक्स कैलकुलेटर में आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले व्हीकल का स्टेटस देना है कि कंपनी के नाम पे गाड़ी है या लीजिंग के नाम पे है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम पे है यानी कि ओन्ड है। तो आपने देखना है कि व्हीकल की यूटिलाइजेशन क्या है, क्या वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करता है, या बहुत पर्पज के लिए यूज करता है, या सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए यूज करता है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि वो गाड़ी दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। जब आपने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये चीज आपने बड़ी गौर से देखनी है। जब मैंने कहा कि गाड़ी जो है वो ओन है कंपनी के नाम पे है, तो उसने कहा है कि आपको मस्ट टेक कॉस्ट ऑफ द व्हीकल लेनी है। अगर मैं यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ लीजिंग, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे वो कहेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल लेनी है। तो लेट्स सपोज मैं इसको ऑन ही करता हूँ। तो यहाँ पे जब वो आपने वैल्यू ऑफ व्हीकल लेनी है वो आपने इसके मुताबिक लेनी है। देखना है कि अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट यहाँ पे लिखनी है, और अगर व्हीकल है तो सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू है तो यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि नंबर ऑफ मंथ यूज इन अ टैक्स ईयर के। फॉर एग्जांपल जो मैंने पीछे भी बात की थी कि आपने प्रोपोर्शनेट बेस पे अगर वो दिसंबर के अंदर वो देता है गाड़ी, तो फिर आप 6 मंथ की बेनिफिट उसके अंदर ऐड करेंगे जनवरी से जून तक का। तो वो आपने लिखना है कितने मंथ की जो बेनिफिट है उसको मिला है। अगर लेट्स सपोज जुलाई के अंदर मिला है, इसका मतलब पूरे साल का बेनिफिट जो है साल के शुरू में टैक्स ईयर के शुरू में ही उसको गाड़ी मिल गई थी, तो इसके पूरे साल का जो बेनिफिट है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस फैसिलिटी रेट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ लाइक पर्सनल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। और ये उसकी जो कन्वेंस फैसिलिटी है जो कि आपने इसको एज ए कन्वेंस अलाउंस के तौर पे उसकी सैलरी के अंदर ऐड कर देना है। इस तरह आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए उसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मैं इस तरह की जो वैल्यू एडेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं और टैक्सेशन है उसको मैं आसान तरीके में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर तो आज हमने कन्वीनियंस अलाउंस को भी देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो यूटिलिटीज बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा होता है उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।